दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के प्रश्नों में। दोस्तों, इससे पहले के प्रश्न में हमने कई प्रश्नों को कर चुके हैं, जैसे कि 1 से 10 तक। फिर दूसरे वीडियो में हमने इन सारे प्रश्नों को कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ से प्रश्नों को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के प्रश्न में। आज का पहला प्रश्न मेरा यहाँ से होगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा पहला प्रश्न है और देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं, सभी हरे पौधे द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है सभी हरे पौधे द्वारा संपादित होती है। दोस्तों, यदि बात करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। दोस्तों, ये चारों पदार्थ मिलके उसके बाद ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, जिसके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डेसिबल। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कॉर्बेट नेशनल उद्यान। कॉर्बेट नेशनल उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ है दोस्तों? ये हमारे उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके डीएलएड एग्ज़ाम के लिए नहीं, यदि आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो क्वेश्चन संख्या देख सकते हैं आप यहाँ पे, यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है लगभग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? तो LPG जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप इसे ध्यान में ज़रूर रखेंगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसे पूछ लिया जाए। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत आपको थोड़ा भी अगर पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाएँ और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। यदि आपको कुछ भी हमारे वीडियो में लग रहा है कि कमी है, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से दें। कुछ अच्छा ही लग रहा है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से दें। दोस्तों, कुछ भी हो, आप अच्छाई हो बुराई हो, आप उसे अपना कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएं। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये और एक चीज़ ये है दोस्तों कि यदि आपको यह PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए और पूरे PDF के लिए, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। ठीक है दोस्तों, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न आपका है, वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो दोस्तों, जैसे कि हर जगह नारा लगाए जाते हैं, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। क्यों? क्योंकि इससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और हमें पेड़ अधिक से अधिक लगाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, अंततः यह समाप्ति की ओर, कगार की ओर आ जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हमें वास्तव में लगाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी किरणों को सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि ओजोन
ओजोन परत हमारी रक्षा किस प्रकार से करती है? अगर ओजोन परत ना हो तो मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वचा कैंसर दोस्तों, मानव को त्वचा कैंसर हो जाएगा अगर ओजोन परत ना हो, इसलिए इसको सुरक्षा कवच के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? देख लिए प्रश्न आप दोस्तों, यह प्रश्न पूछा जाता है आपके डीएलएड एग्जाम में। ओजोन परत जो है हम लोग की सुरक्षा करता है, अगर यह ना हो तो हमें त्वचा कैंसर हो जाएगा। त्वचा कैंसर रोग से हमें बचाती है ओजोन परत। किसके कारण? जो पराबैंगनी किरणें निकलती है सूर्य से, वो हमारे लिए बहुत ही दुष्प्रभावकारी होते हैं, हानिकारक होते हैं, इसलिए ओजोन परत हमारे लिए सुरक्षा का कार्य करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। किस जगह से फ्लोरा तथा फौना क्या सूचित करता है? किसी जगह से फ्लोरा तथा फौना क्या सूचित करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। फ्लोरा एवं फौना जो है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है आपका, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवशोषित करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि वो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और अपना भोजन उसी से निर्माण करते हैं और हमको उसके बदले ऑक्सीजन शुद्ध वायु देते हैं। इसलिए जो हमारा द्वारा फैला प्रदूषण है, गाड़ियों के, फैक्ट्रियों के आदि बहुत सारे कंपनियों के फैक्ट्री प्रदूषण फैलाते हैं, तो उसी को कम करते हैं पेड़ पौधे। वो क्योंकि पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जल की उपस्थिति में। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है आपका, भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप को रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। भूकंप को रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसे आप लोग याद करके जाएंगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हम इस सभी प्रश्नों को इम्पोर्टेंट कहते जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों हम इम्पोर्टेंट इसलिए के आधार पर कहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं सारे। ठीक है, आप इसको मजाक में नहीं लेंगे, आप इसे सीरियसली याद कर लेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। चलते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है आपका, महासागरों में जल वृद्धि का क्या कारण है? महासागरों में जल वृद्धि का क्या कारण है? तो ध्रुवीय प्रदेशों में अगर बर्फ पिघल जाती है तो महासागरों का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए महासागरों में जल की वृद्धि का कारण है ध्रुवीय जो प्रदेश है, बर्फीला जो ध्रुव है हमारे, तो उसको पिघल जाने के कारण, उसके पिघल जाने के कारण, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघल जाने के कारण महासागरों में जल स्तर अपने वास्तविक जल स्तर से थोड़ी ऊपर उठ जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है? तो यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूएन दोस्तों, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जो पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है। ठीक है, आपने आगे के प्रश्न में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा जो है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, लवण को जल का अवशोषण करता है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण, यहाँ देख सकते हैं आप, हाइग्रोस्कोपिक लवण आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो जो प्रदूषण स्तर की माप की जाती है वो BOD के आधार पर की जाती है। जो प्रदूषण स्तर की माप की जाती है वो BOD एक बोर्ड है दोस्तों, इसी के माध्यम के स्तर के आधार पर की जाती है किसी भी नदी तालाब में प्रदूषण की माप। एक दूसरा आधार यह भी है कि O2 की घुली मात्रा के आधार पर भी किसी नदी के जल प्रदूषण की माप की जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमंडल, मध्यमंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्यमंडल। की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल। इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्यमंडल।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में दोस्तों, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है, भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1992। भारत में हाथी प्रोजेक्ट कब आरंभ हुआ? 1992। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो गल्फ ऑफ मन्नार अर्थात मन्नार की खाड़ी, जिसको तमिलनाडु के रामेश्वरम से जोड़ते हैं, है ना, तो वो कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, किस एक प्राणी को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो दोस्तों यह प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एनसीईआरटी के कक्षा 8 में ही इस प्रश्न का जिक्र है। इस प्रश्न का जिक्र है, इसलिए आपके जो भी प्रश्न है क्लास 8 to 10 के लेवल के हैं। आप अगर 8 to 10 अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिलेटिव लग रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन 8 to 10 के सिलेबस से बनाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केचुआ। केचुआ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे जुड़ जाए। बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम जब तक ना हो जाए, आपको रेगुलर वीडियो दी जाएंगी, सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए जाएंगे। आप इस के माध्यम से अपना सरकारी कॉलेज जो टारगेट की है उसे पा सकते हैं। इसलिए चैनल पे बने रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों के माध्यम तक पहुंचाएं, ताकि हम और भी प्रेरित हो अपने वीडियो को लेकर और भी इस पर अच्छी फोकस कर सके, मेहनत कर सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो तमिलनाडु। हालांकि दोस्तों उस समय जो चिपको आंदोलन का संबंध था उत्तर प्रदेश से ही था, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य से ही छठ की उत्तराखंड एक अलग राज्य बना है। उत्तराखंड कोई अलग राज्य नहीं था। ठीक है, ये कब की घटना है? तो 1973 की घटना है। इसके जो है मुख्य प्रेरणा कौन थे? लाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इस आंदोलन के विरोध में खड़े होने वाले जो व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इथोलॉजी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जीवों के अध्ययन के व्यवहार को इथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन, NaCl इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, सेक यानी कि लाइकेन क्या है? तो एक सहजीवी है दोस्तों, शैवाल और कवक का सहजीवी है। शैवाल और कवक का सहजीवी है कौन? जो है आपका लाइकेन, शैवाल। ठीक है, लाइकेन पौधे से ही लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। आपका यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, CNG का इंजन का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो वाहनों एवं उद्योगों में CNG का उपयोग जो होता है दोस्तों वाहनों में होता है, और उद्योगों में बहुत सारे उद्योग है जो पेट्रोल डीजल के माध्यम से ही चलते हैं। तो वाहनों और उद्योगों में CNG का उपयोग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है CNG से ही रिलेटेड, CNG संक्षिप्त रूप किसका है? तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका संक्षिप्त रूप है CNG, अर्थात CNG का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों कृपया करके लाइक कर दे और चैनल पे बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाए। ठीक है दोस्तों, और PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।